नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका आकार आईएएस में। आज का टॉपिक सोनम वांगचुक के बारे में है। सोनम वांगचुक लद्दाख के एक मैकेनिकल इंजीनियर और इनोवेटर हैं। आप लोगों ने थ्री इडियट मूवी देखी होगी। तो थ्री इडियट मूवी में आमिर खान का जो फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर था, वह इनके ही कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था। ये काफ़ी ज़्यादा अपनी यूनिक इनोवेशंस के लिए जाने जाते हैं और लद्दाख में एनवायरमेंटल रिफॉर्म को लेकर के या फिर एजुकेशन को लेकर के या फिर एक इनोवेशन को लेकर के जो भी कंट्रीब्यूशन है वो इनके द्वारा दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोनम वांगचुक के क्लाइमेट फास्ट के बारे में, कि आखिर ये क्लाइमेट फास्ट पर क्यों है, इनकी क्या डिमांड है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से एक्चुअली क्या चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों पर हम बारी बारी से बात करेंगे। इंजीनियर एंड इनोवेटर सोनम वांगचुक इज ऑन गोइंग प्रोटेस्ट, ये एक प्रोटेस्ट पर है टू सेफगार्ड लद्दाख आइडेंटिटी अंडर द सिक्स शेड्यूल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो छठा शेड्यूल है, जो छठी अनुसूची है, उसके तहत ये लद्दाख की आइडेंटिटी की सेफगार्ड के लिए मांग कर रहे हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ही अर्लियर सेड, उन्होंने पहले कहा दैट ही वुड सिट ऑन ए क्लाइमेट फास्ट एट खारदुंगला पास। जो खारदुंगला दर्रा है, खारदुंगले दर्रे पे इन्होंने पहले कहा कि वो अपने क्लाइमेट फास्ट को शुरुआत करेंगे, वहां से अपना क्लाइमेट फास्ट शुरू करेंगे। एंड लेटर ही क्लैरिफाइड दैट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज रिस्ट्रिक्टेड हिज फास्ट टू HAIL कैंपस एंड इज नॉट अलाउड फॉर खारदुंगला टॉप। उन्होंने बाद में बताया कि यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उन्होंने उनके इस क्लाइमेट फास्ट को HIL कैंपस तक रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। उन्होंने उनको अलाउ नहीं किया कि वो अपने क्लाइमेट फास्ट को खारदुंगला टॉप से स्टार्ट कर सके। अगर हम खारदुंगला दर्रे की बात करें तो खारदुंगला दर्रा जो है वो 18,000 फीट की ऊंचाई पर है और वहां पर तकरीबन -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इनका कहना है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बताया कि खारदुंगला जो पास है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है। स्नोफॉल की वजह से सड़कें ब्लॉक्स हैं और वहाँ आने जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद है एंड सो उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई। अब बात करते हैं कि सोनम वांगचुक आखिर हैं कौन। तो सोनम वांगचुक एक मैकेनिकल इंजीनियर एंड एक इनोवेटर है। 2018 में ही वॉज अवॉर्डेड विद मैग्सेसे अवार्ड। 2018 में इनको मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह मैग्सेसे अवार्ड बेसिकली इनको एजुकेशन रिफॉर्म के लिए दिया गया था। एजुकेशन रिफॉर्म हो गया, एनवायरनमेंट को लेकर के जो इनकी एक्टिविटी रहती हैं, एक सोशल वेलफेयर को लेकर, एक सामाजिक कल्याण को लेकर के जो भी इनकी एक्टिविटीज़ हैं इन चीज़ों के लिए है, उसके लिए इनको 2018 में मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 2022 में ही वॉज अवॉर्डेड विद 7 डॉक्टर पॉलोस मार ग्रिगोरियस अवार्ड बाय फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। तो एम वेंकैया नायडू ने 2022 में इनको डॉक्टर पॉलोस मार ग्रिगोरियस अवार्ड से सम्मानित किया और यह अवार्ड भी इनको एक यूनिक इनोवेशंस, इन सब चीज़ों के लिए जो है वो मिला था। इनकी बात करें तो इनके जो इनोवेशंस हैं, तो ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर सेटिंग अप स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, सेकमॉल। तो इनको इनके इस यूनिक इनोवेशंस के लिए भी जाना जाता है। असल में इन्होंने 1988 में ये सेकमॉल कैंपस जो है वो इस्टेब्लिश किया था। ये जो सेकमॉल कैंपस है, ये पूरी तरीके से सोलर एनर्जी बेस्ड है। यानी कि यहाँ पर कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए किसी भी तरीके के फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती है। ये पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पर काम करता है। अगर आपने थ्री इडियट मूवी के जो क्लाइमेक्स सीन है, उस क्लाइमेक्स सीन में आपने देखा होगा कि उनके दोस्त जब आमिर खान को ढूंढते हुए कैंपस में पहुंचते हैं, तो वहां पर स्टूडेंट जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो काफ़ी से यूनिक आइडियाज़ के साथ में चीज़ों को, एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से शायद वो सेकमॉल कैंपस का ही सीन है जो उस मूवी में दिखाया गया है। तो ये एक इनका इनोवेशन रहा। देन 1994 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ में इन्होंने ऑपरेशन न्यू होप स्टार्ट किया। तो जो ऑपरेशन न्यू होप था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ब्रिंग रिफॉर्म इन गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल्स में रिफॉर्म लेकर आना, स्टूडेंट्स को एजुकेशन के लिए ट्रेंड करना, उनको अवेयर करना, ये पूरा ऑब्जेक्टिव जो था इस ऑपरेशन न्यू होप का था। एंड ही डिजाइंड लो कॉस्ट सोलर हीटेड बिल्डिंग्स। इन्होंने लो कॉस्ट सोलर हीटेड बिल्डिंग्स डिजाइन करी। ये बिल्डिंग्स बेसिकली मड की बनी होती हैं और विंटर सीजन में, जब लद्दाख में सर्दियों का मौसम शुरू होता है विंटर सीजन में, तो वहाँ पर क्या है कि ये बिल्डिंग के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती हैं। और उसके साथ साथ में इको फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट 2021 में इन्होंने डिज़ाइन किया और यह इको फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट जो है
वो आर्मी पर्सनल के यूज के लिए काफी ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि इस टेंट से में रहने पर किसी भी तरीके की, यानी कि जो भी क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, जो सर्दी गर्मी सब चीजें जो चीजें हैं, इससे प्रॉब्लम्स नहीं होती। यानी कि आर्मी पर्सनल के यूज के लिए काफी ज्यादा अच्छा डिजाइन इनका था। अब बात करते हैं वाई ही इज ऑन क्लाइमेट फास्ट, आखिर वो क्लाइमेट फास्ट पे हैं क्यों। एक्चुअली जनवरी 2023 में ही सेंट एन एसओएस टू पीएम मोदी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक एसओएस भेजा। इसमें उन्होंने अपील की, ही मेड एन अपील टू द पीएम टू टेक एक्शन सिंस ऑल इज नॉट वेल इन लद्दाख, कि लद्दाख में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और उनको इस पर क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। ही मेंशन्ड, उन्होंने साथ में बताया दैट फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव, अगर हम मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो लद्दाख काफी ज्यादा जरूरी है, और उसके साथ ही साथ में एंड प्ले अ रोल इन कारगिल एंड अदर कॉन्फ्लिक्ट, कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट हो गया या कोई अदर कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, उनमें लद्दाख ने एक अहम भूमिका निभाई है। अगर आर्मी पर्सपेक्टिव और इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को हम देखें तो एक लद्दाख का ओवरऑल एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो इन चीजों में रहा है। साथ ही साथ उन्होंने मेंशन किया अबाउट द कॉर्पोरेट एक्सपेंशन इन द यूटी। जब 2019 में 370 आर्टिकल जम्मू कश्मीर से स्क्रैप हुआ, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना और जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना। तो इस यूनियन टेरिटरी में गवर्नमेंट की एक डोमिसाइल पॉलिसी है। उस डोमिसाइल पॉलिसी के तहत ये था कि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो कि इंडियन है वो वहां पर लैंड खरीद सकता है, वहां पर अपनी किसी भी तरीके की कंपनी स्टार्ट कर सकता है, फैक्ट्री सेटअप कर सकता है। इस तरीके की चीजों की जो पॉलिसीज में है वो बात करी गई। अब क्या हुआ कि जब कॉर्पोरेट एक्सपेंशन वहां हो रहा है तो इनका कहना है कि इस कॉर्पोरेट एक्सपेंशन से माइनिंग और अदर कंपैरेबल एक्टिविटीज की वजह से ग्लेशियर्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्या होंगे, मेल्ट होंगे, पिघलेंगे, और जो एक फ्रेजाइल इकोलॉजी है लद्दाख की वो एक बड़े लेवल पर, एक लार्ज स्केल पर क्या होगी, हार्म होगी, उसको नुकसान पहुंचेगा। एंड लद्दाख ऑल्सो नोन एज द थर्ड पोल ऑफ द अर्थ, और उन्होंने आगे कहा कि लद्दाख को पृथ्वी का तीसरे पोल के नाम से जाना जाता है, इज डीलिंग विद सीरियस इश्यूज एंड डिमांड फॉर द इंक्लूजन ऑफ लद्दाख अंडर द 6th शेड्यूल। और इन्होंने डिमांड करा कि जो लद्दाख के लोग हैं या उनकी जो डिमांड है कि लद्दाख को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6ठे शेड्यूल के अंदर, यानी कि 6ठी अनुसूची के अंदर जो है वो शामिल किया जाए। क्योंकि 2019 में जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया तो उस टाइम पर वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो अब मतलब जो 1947 से वो डिमांड कर रहे थे कि लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, वो उनका सपना पूरा हुआ। लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के बाद में जो फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए थी वो फैसिलिटीज़ शायद उनको नहीं मिली। अगर लद्दाख की हम बात करें तो वहाँ पर एजुकेशन के मामले में बहुत चीज़ें बैकवर्ड में हैं, मॉडर्न फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिल रही हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हिली एरियाज़ हैं, और जितने भी हिली एरियाज़ हैं या जो ट्राइबल एरियाज़ हैं तो वहाँ पर इन तरीके की फैसिलिटीज़ का काफ़ी ज़्यादा लैक या कमी देखने को मिलती है। तो ये सारी डिमांड्स इन्होंने पीएम मोदी से करी और सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान उस ओर केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन शायद सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और ये उस पर्टिकुलर अनशन पर जो है क्लाइमेट फास्ट पर बैठे। अब इन्होंने डिमांड करी 6th शेड्यूल के बारे में। तो अब 6th शेड्यूल की बात करते हैं कि 6th शेड्यूल बेसिकली है क्या। तो द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, तो इन 4 स्टेट्स की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, उनके प्रशासन करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6th शेड्यूल के अंदर इस चीज की बात जो कही गई है। और जो 6ठा अनुसूची है यह इन चारों ट्राइबल एरियाज के राइट्स, कल्चर्स और उनकी एथनिसिटी को तो प्रोटेक्ट करने की, उनको सेफगार्ड करने की बात करता है। यह स्पेशल प्रोविजन जो है प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 275 क्लॉज 1। बेसिकली हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 2 शेड्यूल ट्राइबल पॉपुलेशन के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, अगर उनके हम प्रशासन की बात करें तो 2 शेड्यूल दिए गए हैं। एक पहला शेड्यूल जो दिया गया है वो है शेड्यूल 5th और दूसरा है आपका शेड्यूल 6th। ठीक है,
तो शेड्यूल फिफ्थ जो बात करता है, यह भी ट्राइबल पॉपुलेशन के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। ट्राइबल पॉपुलेशन जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, और इसको मेंशन करा गया है आर्टिकल 2(4) क्लॉज 1 में। यानी कि सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल एरियाज हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा रादर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, या AMTM। यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को हम छोड़ दें तो वो छठी जो पांचवी अनुसूची है उसके अंतर्गत नहीं आएंगे। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छठी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, यहाँ के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो जनजातीय समूह है, उसका जो प्रशासन किया जाएगा वो छठी अनुसूची के अंतर्गत किया जाएगा। तो ये चीज है, और ये छठी अनुसूची जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 क्लॉज 2 के अंतर्गत इसकी बात करी गई है। ठीक है। देन सिक्स शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा कब गया? 1949 में गोपीनाथ बारदोलोई, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश करी। उस रिपोर्ट में इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए। तो गोपीनाथ बारदोलोई के रिकमेंडेशंस पर जो छठा शेड्यूल है उसको फॉर्मुलेट किया गया एंड प्रोवाइड द लिमिटेड ऑटोनॉमी टू द ट्राइबल रीजन्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का जो ट्राइबल रीजन था, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, तो इनके लिए लिमिटेड ऑटोनॉमी की बात जो है करी गई, और सिक्स शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गोपीनाथ बारदोलोई के रिकमेंडेशंस के आधार पर शामिल किया गया। गोपीनाथ बारदोलोई जो है ये असम के पहले चीफ मिनिस्टर भी रहे, असम फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। एंड इट गिव्स, जो सिक्स शेड्यूल है, इट गिव्स द ट्राइबल फ्रीडम टू एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स थ्रू एन ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल एंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ये जो चारों स्टेट हैं सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत, इनको ट्राइबल फ्रीडम मिली हुई है कि यह अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन है उसको एग्जीक्यूटिव लेवल पर, जुडिशरी लेवल पर, और एग्जीक्यूटिव लेवल पर, लेजिस्लेटिव लेवल पर, और साथ ही साथ जुडिशियल लेवल पर, ठीक है, इन तीनों बेसिस पर एक्सरसाइज करेंगे थ्रू दी ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल यानी कि ARC के तहत, और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि ADC के तहत। यानी कि इन दोनों काउंसिल्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल इसमें जो है वो रहेगा। देन ADCs आर द डिस्ट्रिक्ट। ADC बेसिकली जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट होते हैं, नहीं जिले होते हैं, विद इन द स्टेट टू विच द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन वैरिंग डिग्री ऑफ ऑटोनोमी विद इन द स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें क्या होगा, ADC जो होगा, जो एडिशनल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ये बेसिकली जिला होगा, एक डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, और पर्टिकुलर रीजन्स, कुछ रीजन्स होंगे मतलब स्टेट के अंदर। मान के चलो जैसे असम है, असम एक स्टेट है, तो असम में, ठीक है, कुछ रीजन्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। उन रीजन्स में जो डिस्ट्रिक्ट होंगे उनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का स्टेटस दे दिया जाएगा, और वो जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होंगे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराएगा स्टेट लेजिस्लेचर को, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर उस पर अपने कानून, नियम, कायदे, ये सारी चीजें जो है वो बना सकेगा, फॉर्मुलेट कर सकेगा। और ये स्पेशल प्रोविजन जो हैं वो आर्टिकल 244 क्लॉज 2 और आर्टिकल 271 क्लॉज 1 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो आर्टिकल 244 क्लॉज 2 जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, और जो आर्टिकल 75 क्लॉज 1 है वो ग्रांट्स की बात करता है। यानी कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो है, यानी कि ट्राइबल एरियाज जो हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडिया के कंसोलिडेशन डेटेड फंड से जो भी ग्रांट होगी वो आर्टिकल 75 क्लॉज 1 के तहत जो है यूनियन से स्टेट को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये चीजें जो है वो इसमें मेंशन है। देन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो ADCs हैं, ये डिस्ट्रिक्ट होते हैं विद इन द स्टेट, यानी कि स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होंगे। अगर हम मेघालय की बात करें, मेघालय, तो मेघालय में 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं। एक है आपका गारो ADC, दूसरा है खासी ADC, और तीसरा आपका है जयंतिया ADC। तो गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 ADC यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको जो है ADC में रखा गया है।
तो ये इन तीन रीजन्स में ये डिस्ट्रिक्ट है जहां पर एडीसी जो है वो अवेलेबल है। द ट्राइबल एरियाज इन द 4 स्टेट्स यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। इन चारों राज्यों में जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। द गवर्नर इज एम्पावर्ड, और इन एडीसीज यानी कि जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं इनको एडमिनिस्टर करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए गवर्नर एम्पावर है टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज कर सकता है, उसको रीऑर्गेनाइज कर सकता है, उनकी बाउंड्रीज को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, उनके नेम चेंजेस कर सकता है। तो कुल मिलाकर गवर्नर के पास ये पावर है कि वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को किस तरीके से रन कराना चाहता है। तो ये सारी शक्तियां जो हैं वो गवर्नर में निहित हैं, यानी कि वहां के राज्यपाल में निहित हैं। इफ देयर आर डिफरेंट ट्राइब्स, अगर उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी भी तरीके की डिफरेंट ट्राइब है, अलग तरीके की प्रजाति है, अलग तरीके की जाति है, तो एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, द गवर्नर कैन डिवाइड द डिस्ट्रिक्ट इनटू सेवरल ऑटोनोमस रीजन्स। मान के चलो मेघालय है, ओके, तो मेघालय में गारो एडीसी है। अब गारो एडीसी में कोई भी एक ऐसी ट्राइब हो गई, ठीक है, जो एक सेवरल ट्राइब है। अब ये इस पर्टिकुलर ट्राइब के लिए, इस पर्टिकुलर प्रजाति के लिए गवर्नर जो है वो, उसके पास में शक्ति है दैट कि वो एक सेवरल ऑटोनोमस यानी कि इस पर्टिकुलर ट्राइब के लिए एक अलग से एक सेवरल ऑटोनोमस रीजन जो है वो बना सकती है, एक अलग से स्वायत्त क्षेत्र जो है उसकी स्थापना कर सकती है कि ये पर्टिकुलर ट्राइब जो है ये अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे इस सेवरल ऑटोनोमस रीजन में, एक स्वायत्त शासी प्रदेश में, क्षेत्र में जो है वो रिजॉल्व कराएगी। अगर एडीसी के कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके कॉम्पोजिशन में ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंसिस्टिंग 30 मेंबर्स। इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, और इन 30 सदस्यों में जो 4 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नर। ये गवर्नर से नॉमिनेट करे जाते हैं, उनको मनोनीत किया जाता है। जैसे कि लोकसभा में 2 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, एंग्लो इंडियंस को, और उसके साथ साथ अगर हम राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में राष्ट्रपति जो है वो 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। उसी तरीके से यहाँ हर एक एडीसी में जो 30 मेंबर्स होते हैं, उन 30 मेंबर्स में 4 मेंबर जो हैं वो गवर्नर के थ्रू नॉमिनेट होंगे, और बाकी के बचे जो 26 मेंबर्स होंगे उनको बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर उनका जो है निर्वाचन होगा, उनका चुनाव होगा। कुल मिलाकर 30 मेंबर जो हैं वो एक एडीसी को क्या करते हैं, रन करते हैं। अगर इनके टर्म की बात करें तो इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि जो 26 मेंबर्स, जो 26 मेंबर्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इलेक्ट होकर के आए थे, उनका टर्म जो है वो 5 साल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। जैसे कि लोकसभा में के जो प्रतिनिधि होते हैं उसके प्रतिनिधि डायरेक्ट इलेक्ट होकर आते हैं, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इलेक्ट होकर के आते हैं, और उनका भी टेन्योर जो होता है वो 5 साल तक का होता है। वैसे ही एडीसी के जो मेंबर्स हैं उनका भी टेन्योर जो होगा वो 5 साल तक का होगा, अनलेस कि काउंसिल जो है वो उससे पहले डिसॉल्व ना हो जाए। अगर लोकसभा अपने टाइम पीरियड से पहले डिसॉल्व हो जाती, भंग हो जाती है, तो उसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो है वो खत्म हो जाता है। वैसे ही यहाँ भी वही प्रोविजन है, अगर एडीसी डिसॉल्व नहीं होता है तो ये 5 साल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, और उसके साथ साथ में जो 4 मेंबर जिनको गवर्नर ने नॉमिनेट किया था वो गवर्नर की इच्छा तक, यानी कि जो राज्यपाल जब तक चाहेगा तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। ईच ऑटोनोमस रीजन ऑल्सो हैज अ सेपरेट रीजनल काउंसिल, और हर एक स्वायत्त क्षेत्र जो है, ऑटोनोमस रीजन जो है, उसका अपना एक अलग रीजनल काउंसिल यानी कि क्षेत्रीय परिषद होती है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और जो रीजनल काउंसिल है, एडमिनिस्टर द एरियाज अंडर देयर ज्यूरिसडिक्शन। तो वो अपने एरियाज को, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल उनके जो एरियाज हैं उनका जो प्रशासन करती हैं, ठीक है, उनके अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत ही करती हैं। दे कैन मेक लॉज, वो कानून बना सकते हैं ऑन सेवरल सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर्स, जैसे कि लैंड पर, भूमि को लेकर के वो कानून बना सकते हैं,
फॉरेस्ट को लेकर के, जंगल को लेकर के कानून बना सकते हैं। कैनाल वाटर यानी कि जो नहर वगैरह उसका पानी होगा उसको लेकर के वो कानून बना सकते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो स्थानांतरण खेती है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज एंड डाइवोर्स, सोशल कस्टम्स और ऐसे भी बहुत सारे सोशल जो चीज़ें हैं उन पर वो कानून बना सकता है। तो उनका जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड ज्यूरिस्डिक्शन एरिया होगा उसी के अंतर्गत वो इन स्पेसिफाइड मैटर्स पर कानून बना सकते हैं। और ये कानून तभी रिक्वायर होंगे जब गवर्नर इस पर अपनी असेंट दे देगा। ऐसा नहीं होगा कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एडीसी या फिर रीजनल काउंसिल किसी भी तरीके का कानून बना के और खुद से ही उसको पास करवा के उनको अप्लाई कर दें। जैसे अगर देश हित में कोई भी कानून आना है तो उस कानून की जो फाइनल अप्रूवल है वो प्रेसिडेंट से होनी जरूरी है, वो आवश्यक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर एडीसी या फिर रीजनल काउंसिल्स किसी भी तरीके का कानून बनाते हैं तो उस कानून पर फाइनल असेंट जो है वो गवर्नर देगा। बिना उसकी फाइनल असेंट के वो कानून का रूप नहीं ले सकता है। द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल विद इन देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कैन कॉन्स्टिट्यूट विलेज कोर्ट्स। ट्राइबल्स के बीच में किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उनके बीच कोई डिस्प्यूट होता है, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या होगा कि एडीसी और रीजनल काउंसिल जो हैं वो अपने विलेज कोर्ट्स यानी कि ग्राम अदालतें जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं उनके मैटर को वहां पे सुलझाने के लिए। एंड द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स आर एम्पावर्ड टू असेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। तो डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स के पास में यह शक्ति भी है कि वह लैंड रेवेन्यू यानी कि जो भू राजस्व है, भूमि कर है, उसको वसूल सकते हैं और जो टैक्सेस हैं, ठीक है, उनको लगा सकते हैं और उनको वसूल सकते हैं। कि दोनों अथॉरिटीज इनके पास में जो हैं वो हैं, ठीक है। एंड द गवर्नर कैन अपॉइंट अ कमीशन टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑन एनी मैटर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजन। अगर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में, स्वायत्त जिले में या स्वायत्त क्षेत्र में, परिषद में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स को एग्जामिन करने के लिए, उस प्रॉब्लम पर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए गवर्नर एक कमीशन अपॉइंट कर सकता है, तो उसको ये अथॉरिटी है। एंड उसके साथ साथ में ही में डिसॉल्व अ डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन। और वह कमीशन अपनी रिपोर्ट के आधार, जो रिपोर्ट देता है उस रिपोर्ट के आधार पर अगर गवर्नर को लगता है कि कमियां ज़्यादा हैं, ये पर्टिकुलर एडीसी अपने उन कर्तव्यों का पूरी तरीके से निर्वहन नहीं कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में है, तो उस कमीशन के आधार पर गवर्नर उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या फिर रीजनल काउंसिल को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, भंग कर सकता है। ओके। अगर बात करें एडीसीज अंडर 6 शेड्यूल, तो छठे शेड्यूल जो छठी अनुसूची है उसके अंतर्गत एडीसीज की बात करें तो ये मेघालय का रीजन आपको दिख रहा होगा। इस मेघालय के रीजन में गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां भी हैं। ये तीनों मेघालय के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं। तो 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो असम में 3 एडीसीज हैं, 3 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं। मेघालय में भी 3 हैं, त्रिपुरा में केवल 1 है और मिजोरम में भी कितनी है, 3 है। तो चारों स्टेट्स में 3-3 हर एक स्टेट में, लेकिन त्रिपुरा में 1 है। तो मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 एडीसीज हैं। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में केवल 1 एडीसी है। मिजोरम में चकमा, लाई एंड मारा, ये 3 एडीसीज हैं। और इसके साथ साथ में मिजोरम में और असम में बोडोलैंड, कार्बी और दीमा, ये 3 एडीसी जो है वो असम में है। ठीक है। तो 4 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, मिजोरम में चकमा, लाई, मारा और असम में कार्बीलांग, बोडोलैंड और दीमा और त्रिपुरा में त्रिपुरा जो एडीसी है वो यहाँ पे स्टैब्लिश है। तो 6 शेड्यूल को लेकर के लद्दाख की मांग है। तो आई होप कि 6 शेड्यूल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। देन अब आगे देखना है कि गवर्नमेंट लद्दाख के सोनम वांगचुक के इस इनिशिएटिव पे उन्होंने जो क्लाइमेट फास्ट करा है उस पर क्या एक्शन लेती है, क्या लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और 6 शेड्यूल को लेकर के आपके क्या विचार हैं, आप अपने प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।